चलिए अब हेडिंग डालिए। अब आपने सीखा कि कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड का लेवल राइज या फॉल कर सकता है। अब एक बहुत अच्छी डेरिवेशन आ रही है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट थोड़ी सी डिफिकल्ट है, बट अब आपको समझ आ जाएगा। डेरिवेशन छोटी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर के लिए आपके एग्जाम में जरूर आएगी। हेडिंग डालिए एसेंट फॉर्मूला, ASCENT, एसेंट फॉर्मूला। हेडिंग डालें एसेंट फॉर्मूला, ASCENT, एसेंट फॉर्मूला। अब एसेंट फॉर्मूला क्या होता है? जब हम एक कैपिलरी ट्यूब को किसी ऐसे लिक्विड में डिप करते हैं जो उस कैपिलरी ट्यूब के कांटेक्ट में आता है, तो कैपिलरी ट्यूब में लेवल क्या करता है? राइज करता है। प्रश्न उठता है कितने लेवल तक राइज करेगा? हमें वो हाइट ऑफ लिक्विड निकालना होता है कि कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड का लेवल कितना ऊपर जाएगा। अब जरा शांत हो जाइए और ध्यान से समझिए, कोई बात नहीं करेगा। मैं एक डायग्राम बना रहा हूं और आप लोग जरा इसे ध्यान से समझिएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने जॉल भरा हुआ है। क्या भरा है? जॉल। जॉल मतलब वाटर। वाटर मान लीजिए फिल किया हुआ है, वाटर है या कोई लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है जो सॉलिड के कांटेक्ट में आता है। अब जरा मेरी बात ध्यान से समझिएगा, पूरे एप्लीकेशन को ध्यान से समझिएगा बिना बात करे, क्योंकि डेरिवेशन समझने में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। मान लीजिए मैंने इसमें एक कैपिलरी ट्यूब को इसमें डिप करा पार्शियली। जब मैं कैपिलरी ट्यूब को डिप करूंगा तो कैपिलरी ट्यूब में एक लिक्विड मेनिस्कस बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से एक लिक्विड क्या बन जाएगा? मेनिस्कस। और जब लिक्विड मेनिस्कस बनेगा तो यहां से तो एयर आ रही है ना? तो जस्ट इस पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा? PA। जस्ट इस पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा? PA। ठीक इस पॉइंट के नीचे, यानी ये जो जस्ट नीचे वाला पॉइंट होगा, यहां पर प्रेशर PA माइनस 2S/R हो जाएगा। PA माइनस क्या हो जाएगा? 2S/R। और मान लीजिए इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूं कि ये पॉइंट हमारा A पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? A। पिछली क्लास में हमने इसको सीखा था कि अगर आप इधर से देखोगे तो कौन सी इंटरफेस नजर आएगी? कॉनकेव। और कॉनकेव इंटरफेस की तरफ प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है। यहां प्रेशर PA, यहां प्रेशर PA माइनस 2S/R। जहां पर R क्या है? R है रेडियस ऑफ लिक्विड मेनिस्कस। मतलब अगर ये इस तरह से मेनिस्कस यानी एक छोटी आर्क ना बन के पूरा एक ड्रॉप बनता, पूरा क्या बनता? ड्रॉप। तो उस ड्रॉप की रेडियस क्या होती? R। उस ड्रॉप की रेडियस क्या होती? R। मतलब आपने जो एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा था वो 2S/R था कि नहीं था? जहां पर R ड्रॉप की क्या होती थी? रेडियस। तो अगर ये जो मेनिस्कस बना है, अगर ये पूरी एक ड्रॉप बनती तो उसकी रेडियस R ही होती कि नहीं होती? तो ये वही R है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अच्छा, अभी आगे इसकी जरूरत पड़ेगी, मैं आपको वहां बनवा दूंगा। अभी आप पहले डेरिवेशन को समझिए कि कितना लेवल राइज करेगा। अच्छा जी, तो जैसे ही जिस मोमेंट में मैं कैपिलरी ट्यूब को लिक्विड के अंदर इमर्ज्ड कराऊंगा तो ये सिचुएशन देखने को मिलेगी। एक तरफ प्रेशर PA और A पॉइंट पर प्रेशर हो गया PA माइनस 2S/R। बट अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ प्रेशर हर एक पॉइंट पर क्या होना चाहिए? सेम। अगर हम ग्रेविटी के इफेक्ट को इग्नोर कर दें तो हर एक पॉइंट पर प्रेशर क्या होना चाहिए भैया? सेम। अब देखो यहां पर तो प्रेशर PA है, लेकिन यहां पर प्रेशर क्या हो गया? PA माइनस 2S/R। तो अब प्रेशर को बैलेंस करने के लिए ये हाई प्रेशर लिक्विड को किधर खींचेगा? ऊपर। तो जब ये हाई प्रेशर लिक्विड को ऊपर की तरफ खींचेगा तो बाद में सिचुएशन क्या बनेगी? हमारा लेवल, यही हमारा A पॉइंट जो अभी यहां पहुंच गया था, इस ये A पॉइंट तो अभी भी यहां पर रहा। अब ये लिक्विड का लेवल किधर राइज करेगा? ऊपर। लिक्विड का लेवल किधर राइज करेगा? ऊपर। बहुत ध्यान से समझना है आपको। और सपोज हमारा लिक्विड H लेवल तक राइज कर जाता है। कितने लेवल तक राइज करता है? H। मतलब कि अभी हमने सीखा कि जस्ट ऊपर प्रेशर PA और जस्ट नीचे प्रेशर PA माइनस 2S/R। तो प्रेशर में डिफरेंस है कि नहीं है भैया? अगर प्रेशर में डिफरेंस है तो प्रेशर डिफरेंस को बैलेंस करने के लिए ये हाई प्रेशर लिक्विड को किधर की तरफ खींचेगा? ऊपर की तरफ। और ये लिक्विड इस कॉलम में ऊपर की तरफ जब राइज करेगा
तो जब ऊपर राइज करेगा तो सपोज कितनी हाइट तक राइज कर गया, h हाइट तक हमारा लिक्विड यहाँ पर राइज कर चुका है। यहां तक मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? अब देखिए क्या होगा, अब देखिए क्या होगा इसके बाद। अब अगली सिचुएशन क्या बनेगी, अगली सिचुएशन ये बनेगी कि पहले, अब ए पॉइंट पर प्रेशर क्या पहले जैसा रहा होगा? नहीं। अच्छा मान लीजिए एच हाइट तक राइज करने के बाद अब लेवल ऊपर नहीं गया, तो लेवल ऊपर क्यों नहीं गया? इसलिए नहीं गया क्योंकि जब यहां तक एच, क्योंकि देखो यहां पर प्रेशर कम था, तो प्रेशर को बैलेंस करने के लिए यहां में प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा ताकि यहां पर भी प्रेशर क्या बन जाए, पीए। तो इसके लिए कॉलम किधर गया, ऊपर, और एक सर्टेन हाइट तक जाने के बाद ए पॉइंट पर एक सर्टेन हाइट तक जाने के बाद अब ये लिक्विड कॉलम ऊपर की तरफ राइज नहीं कर रहा है। यानी कि अब क्या हुआ होगा, अब हुआ ये होगा कि ए पॉइंट का हमारा जो प्रेशर था, किसका प्रेशर था, ए पॉइंट का जरा ध्यान से समझिएगा। अब ए पॉइंट पर पहले प्रेशर कितना था बताइए, पीए माइनस 2s बाय आर। मेरी बात का जवाब दीजिए। जिस वक्त आपने कैपिलरी ट्यूब को लिक्विड में इमर्स्ड किया, ए पॉइंट का प्रेशर कितना था, पीए माइनस 2s बाय आर। अब कितना हो गया होगा, पीए पहले कितना था, पीए माइनस 2s बाय आर प्लस एच रो जी, प्लस एच रो जी। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? यानी कि बाय प्रेशर एट पॉइंट ए, यानी ए पॉइंट का प्रेशर जो है, प्रेशर एट पॉइंट ए अब क्या हो गया होगा, प्रेशर एट ए इज इक्वल टू हो जाएगा पी ए माइनस 2s बाय आर, पी ए माइनस 2s बाय आर। पहले प्रेशर कितना था, पी ए माइनस 2s बाय आर, प्लस कितना कॉलम ऊपर गया, एच रो जी। यानी कि ये कॉलम का प्रेशर इसमें अब और ऐड हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? अब बाय पास्कल्स लॉ क्या लगाएंगे, पास्कल्स लॉ क्या कहता है कि प्रेशर हर एक पॉइंट पर क्या होता है, इक्वल। अगर यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पीए है तो यहां पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या रहा होगा, पीए। यानी कि ए पॉइंट का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पीए के इक्वल हो गया होगा। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? बाय द पास्कल्स लॉ प्रेशर हर एक पॉइंट पर क्या होता है, सेम। अब चूंकि देखो कैपिलरी ट्यूब तो यहां पर है, बाकी पूरा एयर है, तो एयर इस पॉइंट पर प्रेशर क्या लगा रही होगी, पीए। अगर यहां प्रेशर पी होगा तो जस्ट सामने इस पॉइंट पर भी प्रेशर किसके इक्वल होगा, पीए। यानी कि अब मैं पीए की ये वैल्यू यहां पर रख दूंगा, तो जब पीए की वैल्यू यहां पर रखूंगा तो आ जाएगा पी स्मॉल ए इज इक्वल टू पीए माइनस 2s बाय आर प्लस एच रो जी। आएगा कि नहीं आएगा? पीए से पीए क्या हो जाएगा, कैंसिल। 2s माइनस एच रो जी को, 2s माइनस आर को दूसरी तरफ ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 2s बाय आर। अरे होगा कि नहीं होगा? तो यहां से हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम इन द कैपिलरी ट्यूब कितना आ गया, 2s आर रोजी, आर रोजी। ठीक है, तो हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम कितना आ गया, 2s बाय आर, आर रोजी। तो ये कैपिटल आर किसकी रेडियस है, रेडियस ऑफ लिक्विड मेनिस्कस। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई। अच्छा अब यहां पर एक छोटा सा वेरिएशन देखते हैं। देखिए होता क्या है, ये आर रेडियस किसकी है, जरा ध्यान से समझिए। ये आर रेडियस, ये जो लिक्विड मेनिस्कस बन रहा है इसकी है। मान लीजिए इसकी रेडियस कितनी थी, आर। कितनी रेडियस थी, आर। और कैपिलरी ट्यूब की रेडियस थी स्मॉल आर। कैपिलरी ट्यूब की रेडियस कितनी थी, स्मॉल आर। मान लीजिए इनके बीच का एंगल कितना था, थीटा। इनके बीच का एंगल कितना था, थीटा। मतलब अगर मैं इसको थोड़ा आपको लार्ज करके दिखाऊं तो मेरी ये ट्यूब है, कैपिलरी ट्यूब ये थी, ठीक। इसमें ये लिक्विड मेनिस्कस बना, बना कि नहीं बना? और इस लिक्विड मेनिस्कस की रेडियस कितनी थी, आर। और जबकि कैपिलरी ट्यूब जो थी, जो हमारी ट्यूब जो हमने यूज करी है, इसकी रेडियस कितनी थी, स्मॉल आर। और सपोज ये एंगल कितना था, थीटा। तो कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच का रिलेशन आप देख सकते हैं क्या आएगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच का। स्मॉल आर बेस है, कैपिटल आर हाइपोटेन्यूज है, तो रिलेशन किसका हुआ, कॉज का। तो एज कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल आर बाई क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। होगा कि नहीं होगा? तो अब आप बताइए यहां से अगर मैं स्मॉल आर की वैल्यू निकालूं कितना आएगा, स्मॉल आर इज इक्वल टू आ जाएगा, कैपिटल आर अगर निकालूं तो कैपिटल आर इज इक्वल टू आ जाएगा स्मॉल आर अपॉन
कॉस थीटा। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूं, तो अगर मैं इसे इक्वेशन फर्स्ट बना लूं, तो बाय फर्स्ट h इज इक्वल टू 2 स्मॉल s अपॉन स्मॉल r बाय कॉस थीटा इंटू रो जी। कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2s कॉस थीटा अपॉन स्मॉल r रो जी। ठीक है, तो ये आपका एक फॉर्मूला ये बन गया और एक फॉर्मूला ये बन गया। ये दोनों हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम है। एक बार जरा फिर से ध्यान से डेरिवेशन को समझते हैं और उसके बाद आप इसे लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। देखिए मैंने क्या करा, एक कैपिलरी ट्यूब ली। मान लीजिए इस कैपिलरी ट्यूब की रेडियस कितनी थी, स्मॉल आर। कितनी रेडियस थी, स्मॉल आर। यानी स्मॉल आर रेडियस की कैपिलरी ट्यूब को मैंने एक लिक्विड में डिप करा दिया। ऐसे मैंने इसे यहाँ पर रख दिया। जब मैं इसको डिप कराऊंगा तो एक लिक्विड मेनिस्कस बनेगा कि नहीं बनेगा, ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि एक ऐसी कॉनकेव इंटरफेस बन जाएगी। और हमने पिछली क्लास में ये भी सीखा कि कॉनकेव इंटरफेस की तरफ प्रेशर क्या होता है, ज्यादा, और इधर जस्ट नीचे प्रेशर क्या हो जाता है, कम। तो इधर प्रेशर पी है तो इधर प्रेशर क्या हो जाएगा, पी ए माइनस 2s बाई आर। जबकि पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग हर एक पॉइंट पर प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम। तो चूंकि यहाँ पर इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम बनाने के लिए आपको प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा नीचे की तरफ। तो इसके लिए ये हाई प्रेशर लिक्विड को किधर की तरफ खींचेगा, ऊपर की तरफ। और ये लिक्विड हमारा एक सर्टेन हाइट h तक ऊपर चला गया। तो अब h तक ऊपर चला गया, तो अब ए पॉइंट पर प्रेशर कितना हो गया होगा, ए पॉइंट पर प्रेशर कितना हुआ होगा। ये दो अलग अलग ट्यूब नहीं है, एक ही ट्यूब की इनिशियल और फाइनल सिचुएशन है। तो इनिशियली प्रेशर कितना था, पी ए माइनस 2s बाई आर। इनिशियली प्रेशर कितना था, पी ए माइनस 2s बाई आर। और कॉलम कितना ऊपर गया, अगर कॉलम एच लेवल ऊपर चला गया तो हाइट कितनी बढ़ी उसकी, एच हाइट बढ़ गई। यानी कि हमारा यहाँ पर ये एच हाइट ऊपर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। तो हमारा कॉलम एच हाइट ऊपर चला गया, तो इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर मिलाकर ए पॉइंट का प्रेशर बनेगा। कब, एट इक्विलिब्रियम। एट व्हाट, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पर हमारा ये सिचुएशन आ जाएगी। तो अब अच्छा, पास्कल्स लॉ क्या कहता है कि अगर ग्रेविटी के इफेक्ट को इग्नोर कर दें तो प्रेशर हर एक पॉइंट पर क्या होता है, सेम। अगर यहाँ पर जो कि एक ओपन एंड है जहां से हवा आ रही है, एयर है, तो यहाँ पर प्रेशर कितना होगा, पीए। अगर यहाँ प्रेशर पीए तो यहाँ भी प्रेशर कितना होगा, पीए। यानी कि पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग ए पॉइंट का प्रेशर किसके इक्वल होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पीए के। तो अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पर रख दूं तो पीए प्लस इज इक्वल टू पीए माइनस 2s बाई आर प्लस एच रो जी। पीए पीए क्या हो जाएंगे, कॉट जाएंगे। तो एच रो जी इज इक्वल टू 2s बाई आर, तो एच इज इक्वल टू 2s अपॉन आर रो जी। यहाँ पर आर क्या है, रेडियस ऑफ लिक्विड मिनिस्कस, MINISCUS, ठीक है, रेडियस ऑफ लिक्विड मिनिस्कस, ठीक है। अच्छा, अब रेडियस ऑफ लिक्विड मिनिस्कस मतलब क्या हुआ, यहां मैंने बताया कि अगर ये जो आपका लिक्विड मिनिस्कस बना है, अगर ये पूरी एक ड्रॉप होती तो ये उसकी रेडियस होती, और स्मॉल आर किसकी रेडियस है, ट्यूब की। यानी कैपिटल आर लिक्विड मिनिस्कस की है और स्मॉल आर किसकी है, ट्यूब की। अगर इनके बीच का एंगल थीटा हो तो हाइट का एक फॉर्मूला रेडियस ऑफ ट्यूब के रिस्पेक्ट में भी आ सकता है। उसके लिए हमने लगाया कि एस कॉस थीटा इज इक्वल टू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। तो कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर बाई कॉस थीटा। ये वैल्यू मैंने यहाँ पर प्लेस कर दी। तो कैपिटल आर की जगह जब स्मॉल आर बाई कॉस थीटा आएगा तो बेटे कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा और ये फॉर्मूला बन जाएगा। नहीं आया, ठीक है, समझ आया, क्लियर है मेरी बात को। तो ये आपका किसका फॉर्मूला है, ये एसेंट फॉर्मूला। डायग्राम बना के इसे लिख लीजिए फटाफट। अब देखिए आपने पढ़ा एसेंट फॉर्मूला क्या है, कितनी लेवल तक राइज करेगा आपने ये भी पढ़ा। अब आगे बढ़ते हैं। लिखिए इफ वी हैव, नोट बना के एक पॉइंट लिखिए, इफ वी हैव अ कैपिलरी ट्यूब, इफ वी हैव अ कैपिलरी ट्यूब of insufficient height, if we have a capillary tube of insufficient height, बड़ा ही अच्छा ये एक टॉपिक है कि इफ वी हैव अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट हाइट। देखिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। इफ वी हैव अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट हाइट, ठीक, देखिए होता क्या है,
बहुत इसे ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल चीज है, लोगों को थोड़ा कम समझ आती है। हम यहाँ पर करते क्या है कि मान लीजिए आपने एक कैपिलरी ट्यूब ली और उस कैपिलरी ट्यूब को आपने एक लिक्विड में डिप कर दिया और आपको पता चला कि उस कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड सपोज 3 सेंटीमीटर ऊपर तक राइज कर गया। लिक्विड कितना राइज करा उसमें? 3 सेंटीमीटर। वो कहता है कि अगर हम जो है कैपिलरी ट्यूब अगर हमारे पास इनसफिशिएंट हाइट की हो, मतलब कि हमारे पास हमको मिनिमम जो लेंथ चाहिए वो 3 सेंटीमीटर चाहिए, बट इनकेस अगर हमारे पास 2.8 सेंटीमीटर की ट्यूब हो तो क्या होगा? तो बच्चे कहते हैं सर पानी बाहर आ जाएगा, गिर जाएगा नीचे, लिक्विड नीचे तरफ गिर जाएगा। भाई आपने कैपिलरी ट्यूब ली और उस कैपिलरी ट्यूब में मैंने, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनने की कोशिश करिए, समझने की। आपने एक लिक्विड लिया और उस लिक्विड में आपने कैपिलरी ट्यूब को डिप किया, और जब आपने कैपिलरी ट्यूब को डिप करा तो आपने देखा कि लिक्विड जो है उस कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो लिक्विड कॉलम राइज किया वो 3 सेंटीमीटर का किया। यानी कि अब आपको कंफर्म हो गया कि इस कैपिलरी ट्यूब में जो लिक्विड लेवल राइज करने वाला है वो 3 सेंटीमीटर तक राइज करेगा। आपने क्या करा, आपके पास गलती से वो कैपिलरी ट्यूब 2.8 सेंटीमीटर की आ गई। अब 2.8 सेंटीमीटर की आ गई तो अब आप बोलते हो कि अब आप सोचिए होगा क्या? तो हमारा जवाब ऑब्वियसली यही होगा कि सर अगर चाहिए 3 सेंटीमीटर और आया 2.8 सेंटीमीटर, तो भाई ऑब्वियस सी बात है 0.2 सेंटीमीटर कम हो गया तो एक्स्ट्रा वाटर या एक्स्ट्रा लिक्विड नीचे गिर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि अगर इनसफिशिएंट हाइट की ट्यूब है, मतलब आपको जितना लेवल राइज कराना है, अगर उससे ज्यादा आपका कम छोटी ट्यूब है तो लिक्विड मिनिस्कस अपनी रेडियस को बढ़ाना शुरू करती है। मतलब कि लिक्विड का जो मिनिस्कस है वो अपने, जब वो ट्यूब के बाहर आएगा तो पानी गिरने से पहले वो लिक्विड मिनिस्कस अपने रेडियस को बढ़ाएगा, मतलब ड्रॉप की रेडियस बढ़ेगी। आपको मैं इसका एक उदाहरण बताता हूँ। आप सबने सिरिंज तो देखी होगी कभी ना कभी, तो डॉक्टर जब, आप कभी उस सिरिंज को देखिएगा, आप उसको ऐसे इन्वर्ट रखिए। अब वो जो निडिल होती है आगे जो लगी होती है, मतलब जो सिरिंज के आगे जो निडिल होता है वो क्या होती है? कैपिलरी ट्यूब। क्योंकि आपकी नसों में कैपिलरी ट्यूब के थ्रू ही किसी लिक्विड को इंजेक्ट किया जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि वो भी हमारी एक फाइन कैपिलरी ट्यूब है। तो जितना उसकी आगे जो टिप होती है वो उतनी ही बोर की होती है जितने बोर से हमारे नसों के अंदर या वेन्स के अंदर वो लिक्विड जो भी आपको मेडिसिन है वो उसमें अंदर की तरफ डाली जा सके। अब होता क्या है कि वो जो कैपिलरी ट्यूब होती है, अब आप कभी ध्यान से देखिएगा, नीचे से आप उसे कैपिलरी ट्यूब को बिल्कुल सीधा ऐसे रखिएगा और धीरे धीरे आप निडल को ऐसे प्रेस करिए, नीचे से उसका जो पिस्टन होता है उसे आप प्रेस करिएगा। तो प्रेस करेंगे तो लिक्विड किधर की तरफ निकलेगा? तो सीधे नीचे नहीं गिरेगा, आप देखना ऊपर एक ड्रॉप सी बन जाएगी बड़ी सी, ड्रॉप बन के फिर वो नीचे गिरेगी, ड्यू टू इट्स वेट वो गिर जाएगी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने उसको प्रेस करा तो एक फ्लो की फॉर्म में बाहर आ गया ना। अब धीरे धीरे से प्रेस करिए तो वो जो कैपिलरी ट्यूब से जब लिक्विड बाहर आएगा, क्योंकि अब आपने प्रेशर बढ़ाया, तो प्रेशर बढ़ाने की वजह से वो जो निडल थी उसकी जो लेंथ थी वो इनसफिशियंट हो गई। क्या हो गई? इनसफिशियंट। तो ऐसे में उसको क्या, अब इनसफिशियंट होगी तो लिक्विड किधर राइज करेगा? ऊपर। तो आप ध्यान से देखिएगा, आप लिक्विड कैसे प्रेस करेंगे, तो जब प्रेस करेंगे तो जो लिक्विड मिनिस्कस उस निडल के अंदर बना होता है, मतलब जो आयरन की निडल होती है उसके अंदर जो लिक्विड मिनिस्कस बना होता है, वो लिक्विड मिनिस्कस जब आप ऊपर लाओगे तो आप देखोगे वो ड्रॉपलेट की शेप में उसका उसका जो साइज है धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ेगा। फिर उसके बाद वो वेट की वजह से किधर गिर जाएगी? नीचे। लेकिन एक चीज हमें समझ आती है क्या, कि अगर कैपिलरी ट्यूब इनसफिशिएंट हाइट की हो जाए तो हम सोचते हैं कि वो एक फ्लो की फॉर्म में, जैसे नल से पानी बाहर आता है वैसे ही सारा पानी बाहर या लिक्विड बाहर आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास इनसफिशिएंट हाइट की कैपिलरी ट्यूब है तो लिक्विड मिनिस्कस, यानी उसके अंदर जो लिक्विड की सरफेस कॉनकेव बनी हुई है वो एक्सपेंड होगी और अपने रेडियस को बढ़ाएगी, तो प्रेशर को बैलेंस करने के लिए, किसको बैलेंस करने के लिए? प्रेशर को बैलेंस करने के लिए। अब कैसे पॉसिबल है? तो अब आइए जरा देखते हैं क्या है कि वी नो दैट, मतलब हम नहीं जानते हैं। हम क्या नहीं जानते हैं? जीवन का रहस्य, कि डोंट टेक टेंशन, जस्ट पे अटेंशन, फील लाइक होम। तो हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम क्या होता है बताइए? हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम क्या होता है? 2s अपॉन r। इतना भी घर जैसा फील नहीं करना है।
कि जो मन में है वो बोल दो। हाँ देखिए, एसेंट फॉर्मूला क्या था? एच, सुनिए सुनिए सुनिए, एच इज इक्वल टू द 2s बाई, ये देखो फोन, ए फोनवा वाली, इधर देखो, H इज इक्वल टू 2s अपॉन आर रो जी। आर क्या था? रेडियस ऑफ लिक्विड मेनिस्कस। अच्छा, अगर मैं इस आर को उठा के यहां ले जाऊं तो क्या बुरा मान जाओगे? मुझे पता है नहीं मानोगे। 2s अपॉन रो जी, 2s अपॉन क्या हो गया? रो जी। H क्या है? हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब। R क्या है? रेडियस ऑफ लिक्विड मेनिस्कस। अब आप बताइए, 2 की वैल्यू काफी समय से 2 आ रही है ना, ठीक है, और फॉर अ गिवन लिक्विड जो उसका सरफेस टेंशन है वो कभी चेंज, कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट। तो 2s यानी 2 हो गया, 2 भी कांस्टेंट है, s इज द सरफेस टेंशन। माना कि यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, लेकिन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो है, अलग अलग लिक्विड का सरफेस टेंशन अलग अलग होता है, और जिसका जो भी सरफेस, जिस लिक्विड का जो भी सरफेस टेंशन है वो गिवन टेम्परेचर पे चेंज नहीं होता। यानी 2 भी कांस्टेंट और s भी क्या होगा? कांस्टेंट। और गिवन टेम्परेचर पे डेंसिटी भी क्या रहेगी? कांस्टेंट। और g तो हमारा यूनिवर्सल क्या है? कांस्टेंट। यानी क्या मैं कह सकता हूं कि हमारा ये जो RHS है पूरा कांस्टेंट हो गया? तो मैं लिखूंगा हियर 2s बाय रो जे, ये पूरा पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? यानी कि अगर ये कांस्टेंट हो गया, हाँ स्मॉल जी अर्थ, हाँ, तो स्मॉल जी तो अर्थ के अंदर जो भी चीज है सब पे स्मॉल जी है। आपने कहा था यूनिवर्सल के लिए कौन सा? अरे मतलब यूनिवर्सल जैसे मतलब अर्थ के लिए कांस्टेंट देगा, वाह, ऐसे बोलते हैं दिमाग। ओके, स्मॉल जी अर्थ के लिए क्या है? कांस्टेंट। सबका जी अलग अलग होता है। इधर देखिए, एच आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। H इंटू आर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। यानी कि फॉर अ गिवन लिक्विड एंड फॉर अ गिवन कैपिलरी ट्यूब, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम एंड रेडियस ऑफ लिक्विड मेनिस्कस का प्रोडक्ट हमेशा क्या बना रहेगा? कांस्टेंट। अरे बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा? तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है H इंटू आर कॉन्स्टेंट, मतलब H1R1 इजिकल टू क्या हो जाएगा? H2R2। अगर एक चीज कांस्टेंट है तो H1R1 इजिकल टू क्या हो जाएगा? H2R2। यहाँ से R2 इजिकल टू निकालो तो क्या हो जाएगा बताओ? R2 इजिकल टू निकालो H1 अपॉन H2 इंटू R1। अरे रिलेशन आया कि नहीं आया? ठीक है। अब अगर हमारे पास इनसफिशिएंट हाइट की ट्यूब हो, जरा मेरी बात ध्यान से समझिएगा, इफ H2 इज लेस देन व्हाट? H1। मान लीजिए आपको जो भी कैपिलरी ट्यूब चाहिए थी, उसकी जो भी लेंथ होनी चाहिए थी, आपकी लेंथ उस गिवन लेंथ से क्या थी? कम। यानी कि H2 इज लेस देन H1, यानी कि लिक्विड में जो हमारा कैपिलरी ट्यूब है उसकी हाइट क्या है? कम। अगर H2 लेस देन H1 हो गया तो ये जो H1 बाई H2 फ्रैक्शन है ग्रेटर देन 1 होगा कि लेस देन 1? इफ H2 इज लेस देन H1, यानी कि ट्यूब हमारे पास अगर इनसफिशिएंट हाइट की हो, इफ वी हैव अ इनसफिशिएंट हाइट ऑफ ट्यूब, तो H2 लेस देन H1 होगा कि नहीं होगा? तो बताओ, अगर H2 लेस देन H1 है तो H1 बाई H2 ग्रेटर देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा? ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, क्योंकि भाई ये वैल्यू छोटी है बड़ी, तो ये फ्रैक्शन हमेशा ग्रेटर देन क्या आएगा? 1। और अगर ये फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1 आया तो R2 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? यानी कि रेडियस ऑफ लिक्विड मेनिस्कस बाद वाली पहले से क्या हो जाएगी? ज्यादा। यानी कि अगर ट्यूब हमारे पास इनसफिशिएंट हाइट की हुई तो क्या लिक्विड उससे फ्लो होके बाहर आ जाएगा? नहीं, वो उसके ऊपर अपने लिक्विड मेनिस्कस के रेडियस को क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो वो यहां से प्रूफ होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इफ वी हैव अ ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट हाइट, तो लिक्विड तो क्या चेंज आएगा? तो आपको बताना होगा कि वी नो दैट कि हाइट का फॉर्मूला 2s बाय r रो जी है, तो HR हमारा कांस्टेंट बन गया, विच मींस H1R1 इज इक्वल टू H2R2। और उसके बाद आप यहाँ से रिलेशन बताओगे कि R2 जो है वो H1 अपॉन H2 इंटू क्या हो गया? R1। फिर आप उसके बाद लिखोगे इफ वी हैव द ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट हाइट, विच मींस कि अगर H2 की वैल्यू क्या है? H1 से कम, यानी कि आपका लिक्विड राइज करना था 3 सेंटीमीटर और आपके पास ट्यूब है 2.8 सेंटीमीटर, यानी ये 2.8 और ये क्या हो गया? 3। तो H1 बाई H2 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी कि लेस देन 1? ग्रेटर देन 1। और अगर H1 बाई H2 ग्रेटर देन 1 हो गया तो आप बताइए R2 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? R1। यानी कि रेडियस ऑफ लिक्विड मेनिस्कस घटा कि बढ़ा? तो इसका मतलब अगर आपको जितनी हाइट की ट्यूब चाहिए उससे कम हाइट की ट्यूब है तो रेडियस ऑफ लिक्विड मेनिस्कस अब जो होगा वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां से ये चीज प्रूफ होती है कि आपने हेडिंग क्या डाली? इफ वी हैव कैपिलरी ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट हाइट।
तो ये लिखिए, फिर लास्ट में मैं आपको स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ। उधर वाला। इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन, सबसे लास्ट में लिखिए, इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन, it is clear from the above observation, it is clear from the above observation that if we have a capillary tube of insufficient height bracket में H2, if we have a capillary tube of insufficient height bracket में H2 above observation, if we have a capillary tube of insufficient height bracket में H2, then the radius of liquid meniscus, then if we have a capillary tube of insufficient height bracket में H2, then radius of liquid meniscus bracket में R2, then the radius of liquid meniscus bracket में R2 increases, then the radius of liquid meniscus bracket में R2 increases। और नोट बना के आप लोगों को कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। तो अब देखिए, आपने यहां तक जितने भी टॉपिक पढ़े ये सब के सब हाइड्रोस्टैटिक के पार्ट थे, और आपने फ्लूइड का सबसे डिफिकल्ट पोर्शन जो है वो क्रॉस कर लिया है। हाइड्रोस्टैटिक ही सबसे डिफिकल्ट होता है, हाइड्रोडायनामिक्स बहुत इजी है। अच्छा एक मिनट जरा शांत हो जाइए। हाइड्रोडायनामिक्स में देखिए ऐसा है, हाइड्रोडायनामिक्स में आपको जो पढ़ना है वो है विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एंड इसके बाद स्टोक्स लॉ, पॉइजलीज फॉर्मूला, रेनॉल्ड्स नंबर, और लास्ट में आ जाएगा आपका बर्नौलीज प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक और बातें नहीं, जरा सुन लीजिए जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि हाइड्रोस्टैटिक से आपका पास्कल्स लॉ, उसके एप्लीकेशन, एसेंट फॉर्मूला और हाइट, इनसफिशिएंट हाइट, यही टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है। अब टर्मिनल वेलोसिटी, हाँ वो भी आएगा इसमें। एक मिनट जरा पॉज करो।